हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। हम लोगों ने जो बिहार एसआई मेंस के लिए सुपर फास्ट रिवीजन स्टार्ट किया है उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए आज हम लोग देखेंगे मॉक टेस्ट नंबर 19। मॉक टेस्ट नंबर 19 का जो पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि इसमें बहुल्य होता है। तो क्या होता है? एमाइलेज नामक तत्व के कारण जो है बासमती चावल पकाने पर लंबा हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एमाइलेज। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है। तो पायरोमीटर की अगर बात करते हैं तो वो एक विकिरण आधारित तापमापी है जिससे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप का मापन किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है मलेरिया रोग को प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है। तो कुनैन का जो निष्कर्षण है वो सिनकोना के वृक्ष के छाल से किया जाता है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। विटामिन B12 प्रतिरक्षा कारक सुमेलित है। विटामिन सी प्रतिस्कर्वी कारक सुमेलित है। विटामिन डी बंध्यत्वरोधी कारक ये सुमेलित नहीं है क्योंकि विटामिन डी की अगर बात करते हैं तो इसके कमी से रिकेट्स रोग होता है। नेक्स्ट हमारा कि प्रकाश के एक बिंदु स्रोत से दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं कि तो प्रतिबिंबों की जो संख्या होगी वो अनंत होगी क्योंकि जो प्रत्येक प्रतिबिंब होगा वो परावर्तित होकर एक नया प्रतिबिंब बना देगा। नेक्स्ट हमारा कि फंग ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था। तो फंग जो है वो 1911 में विटामिन के आविष्कारक हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा कि अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की आधारशिला किस नाम से रखी गई है। तो देखिए पहला जो था उसका नाम था दक्षिण गंगोत्री, दूसरा का नाम था मैत्री और तीसरा का जो नाम है वो है भारती। नेक्स्ट हमारा कि कोशिका का शक्ति स्रोत किसे कहा जाता है। तो कोशिका का जो शक्ति स्रोत है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको कि पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो कोशिकाओं में उपस्थित एक अत्यंत सूक्ष्म संरचना है जो कि श्वसन क्रिया के माध्यम से ऊर्जा मुक्त करती है। नेक्स्ट है हमारा कि गॉड पार्टिकल क्या है। तो गॉड पार्टिकल की अगर बात करते हैं तो ये हिग्स बोसॉन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हिग्स बोसॉन कहने का मतलब है जो सत्येंद्र नाथ बोस थे उन्होंने जो बोसोन थ्योरी दिया था उस पर आधारित 1964 में एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हिग्स। उन्होंने कॉस्मोलॉजी को समझाने हेतु गॉड पार्टिकल की परमाणुक अवधारणा को पेश किया था। नेक्स्ट है हमारा कि लैंगिक जनक से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है। तो लैंगिक जनक से जीन के ब्लीडिंग से भी, क्रोमोसोम के बदलाव से भी, जीन के मिश्रण से भी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट हमारा कि श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। तो श्वेत प्रकाश को नली में पैदा करने के लिए तंतु को गर्म किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं है। तो आवर्त सारणी के अगर हिस्सा की अगर बात करते हैं तो कैंसरजनक तत्वों का जो कोई विभाजन जो है वो आवर्त सारणी में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि खून चूसने वाला जीव है। तो खून चूसने वाला जो जीव है वो है जोक। नेक्स्ट है कि एक परमाणु यानी एटम के नाभिक में सम्मिलित होता है। तो एटम के नाभिक में क्या सम्मिलित होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर बंद कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट हमारा कि इनमें से कौन एक प्रोटीन का अच्छा स्रोत नहीं है। तो प्रोटीन का अच्छा स्रोत नहीं कौन है? कुकुरमुत्ता जो है वो प्रोटीन का अच्छा स्रोत नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा कि इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज वायर मिश्र धातु का बना होता है क्योंकि मिश्र धातु देखिए पहले वाले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं इसमें से कौन प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत यहाँ नहीं है, ये पूछना चाहिए था। तो देखिए प्रोटीन के अगर अच्छा स्रोत की अगर हम लोग बात करते हैं तो कुकुरमुत्ता है, मांस है, अंडा, फल है, सोयाबीन, पनीर, खोवा, बादाम, ये सब जो है वो प्रोटीन के मुख्य स्रोत हैं। आलू की अगर बात करते हैं तो आलू जो है वो कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट हमारा कि इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज वायर मिश्र धातु का बना हुआ होता है क्योंकि मिश्र धातु का गलनांक कम होता है और इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज का जो प्रयोग है वो परिपथ में लगे उपकरणों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है किस पदार्थ को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से अम्ल बनता है। तो देखिए सोडियम क्लोराइड को जब आप कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म करते हैं तो उससे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनता है जिसका कि जलीय विलयन जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा कि पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर करती है। तो पंखे का रफ्तार जो है वो वोल्टेज पर निर्भर करता है, जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा पंखा उतना तेज चलेगा।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। तो हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में वसा का जो प्रयोग है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि अधिक वसा से होता क्या है कि रक्तवाही जो धमनियाँ होती हैं वो संकरी हो जाती हैं और हृदय का जो धड़कन है वो अनियमित हो जाता है। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो ये छत्रक स्वपोषी ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि स्वपोषी वो सजीव होते हैं जो साधारण अकार्बनिक संयोग से जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए लाइफ ऑफ हेंसिंग हुली ये सुमेलित है, द नेचुरल हिस्ट्री टॉलमी ये सुमेलित नहीं है। द नेचुरल हिस्ट्री की बात करते हैं तो नेचुरल हिस्ट्री नामक जो पुस्तक है वो पिलनी के द्वारा लिखा गया है, जो कि एक रोमन लेखक था। नेक्स्ट है हमारा कि गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था। तो ये किया था लॉर्ड माउंटबेटन ने। लॉर्ड माउंटबेटन का जो कार्यकाल था वो था मार्च 1947 से लेकर जून 1948 तक। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया था। तो ये खो दिया था 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा हुआ क्या था कि कंपनी के भारत के साथ जो व्यापार करने का एक अधिकार था उसको छीन लिया गया था, लेकिन उसे चीन के साथ व्यापार और पूर्व देशों के साथ जो चाय के व्यापार था उसके संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त था। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि हाली पद्धति किससे संबंधित था। तो हाली पद्धति जो है वो बंधुआ मजदूर से संबंधित है। हाली पद्धति को हम लोग बेगार पद्धति, सगरी पद्धति के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा कि लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे। तो महात्मा गांधी उपस्थित हुए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जो कि कब स्टार्ट हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो था वो 7 सितंबर 1931 को, और गांधी इरविन समझौता हुआ था। और यही गांधी इरविन समझौता के बाद जो थे गांधी जी जो थे वो कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इस सम्मेलन में भाग लेते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि गांधी जी लंदन गए थे। तो गांधी जी जो थे वो SS राजपुताना नामक जलयान से लंदन पहुंचे थे और वहाँ पे किंग्से हॉल में ठहरे थे। नेक्स्ट हमारा कि दस्तरबंदान कौन कहलाते थे। तो दस्तरबंदान देखिए जो सल्तनत काल की बात है, तो सल्तनत काल में जो ऊंचे धार्मिक और न्यायिक पदों पर जो बैठे व्यक्ति थे उनको उलेमा कहा जाता था, और उन्हीं के सामूहिक रूप को दस्तार बंदेगान यानी पगड़ी पहनने वाले लोग कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर D उलेमा। नेक्स्ट हमारा कि 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था। तो देखिए 12 मार्च 1930 को गांधी जी जो थे वो अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से दांडी के लिए प्रस्थान करते हैं, और फिर 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर वो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि अशोक ने ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम एक अंग्रेज अधिकारी और विद्वान था जिसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट हमारा कि भारत ट्रेड यूनियन के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो भारत ट्रेड यूनियन की स्थापना जो थी वो 1920 में बंबई में हुआ था, और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो लाला लाजपत राय थे, और इसके जो प्रथम उपाध्यक्ष थे उनका नाम था जोसेफ बैप्टिस्टा। नेक्स्ट है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। तो महापरिनिर्वाण जब बुद्ध अपना शरीर त्याग देते हैं अपने 80 वर्ष की अवस्था में, उसको बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है, जो कि हुआ था कुशीनगर में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर C कुशीनगर में। और उनका जन्म अगर पूछ ले तो जन्म हुआ था लुम्बिनी में। नेक्स्ट हमारा कि देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये कौन निभाए थे, अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट है हमारा कि ब्रिटिश सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। तो ब्रिटिश सरकार की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी थी वो थी शिमला, जो कि 1864 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट हमारा कि सन 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ था। तो 1919 में दिल्ली में हुआ था अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता किए थे महात्मा गांधी। और फिर 1924 में खिलाफत आंदोलन समाप्त हो जाता है, जब तुर्की में जो मुस्तफा कमाल पाशा थे उनके नेतृत्व में बनी सरकार जो रहती है वो खलीफा के पद को समाप्त कर देती है। नेक्स्ट हमारा कि कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। तो ये उपनिषद को माना जाता है, और टोटल उपनिषद की जो संख्या है वो है 108। नेक्स्ट हमारा ये मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन थे। तो मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है, और इस नाटक से हमें चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जो नंद वंश के विनाश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है हमारा कि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग कब स्थापित हुआ था। तो तेल एवं प्राकृतिक गैस उद्योग जो है, तेल और प्राकृतिक गैस जिसका बाद में नाम बदलकर ONGC कर दिया गया। तो पहले इसकी स्थापना जो है वो 1956 में होती है, और फिर 1994 में इसका नाम बदलकर ONGC रख दिया जाता है।
नेक्स्ट हमारा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो यह है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, भाग 3 और अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट हमारा कि आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, तो देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है आमतौर पर, तो आमतौर पर लोकसभा के सदस्य होते हैं, लेकिन यह आवश्यक शर्त नहीं है क्योंकि राज्यसभा के सदस्य भी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार या प्रधानमंत्री हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कि लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है, बिल्कुल सही है। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के होने की संभावना अधिक होती है, ये भी सही है। आगे है कि प्रत्येक मत का मूल्य 1 हो जाता है, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि से, तो CRR होता है कैश रिजर्व रेशियो, और इसके वृद्धि से अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आती है। नेक्स्ट हमारा कि भुगतान संतुलन में निहित होता है, तो दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार और ऋण तीनों भुगतान संतुलन में संबंधित होता है, जिसको कि आप लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट हमारा कि मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है, तो मौर्य काल में जो राजकीय भूमि व्यवस्था करने वाला जो अधिकारी होता है उसको सीताध्यक्ष कहा जाता था, और जो राजकीय भूमि से प्राप्त आय था उसको सीता कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा कि गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है, तो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के 3य मंडल में मिलता है, जिसकी रचना विश्वामित्र के द्वारा किया जाता है, और यह सूर्य देवता सविता को समर्पित है। नेक्स्ट हमारा कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या है, तो दारुल सफा जो है वो एक खैराती अस्पताल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है फिरोज शाह तुगलक से, दीवाने खैरात, तो दीवाने खैरात क्या थी, वो एक दानशाला था। नेक्स्ट हमारा कि उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था, तो टंका जारी कौन किया है, ये किया है इल्तुतमिश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो था वो चांदी का टंका भी जारी किया था, और एक और याद रखिएगा तांबे का जीतल, तांबे का जीतल भी इसी के द्वारा प्रचलित किया गया था, और एक टंका के बराबर 48 जीतल होता था। साथ ही साथ इल्तुतमिश से याद रखिएगा इसने एक तुर्कान चिहलगानी नामक एक संगठन भी बनाया था, और एकता प्रणाली भी चलाया था। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था, तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं 1608 में कैप्टन विलियम्स हॉकिंस जो था वो इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आया था, और वह तुर्की और फारसी भाषा बोल सकता था। जहांगीर ने उसे 400 का मनसब तथा फिरंगी खां अथवा इंग्लिश खां की उपाधि से भी सम्मानित किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। अगर हम लोग बात करते हैं लेडी कैथरीन मेयो की, तो लेडी कैथरीन मैच करेंगी मदर इंडिया के साथ। अगर हम लोग बात करते हैं लॉरी कॉलिंस की, तो ये मैच करेंगे फ्रीडम एट मिडनाइट के साथ। राम मनोहर लोहिया की अगर बात करते हैं तो इनकी जो पुस्तक थी वो था गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन, और जवाहरलाल नेहरू का जो पुस्तक था वो था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है हमारा कि 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया गया था, तो देखिए वर्धा 1942 में कांग्रेस जो था वो अंग्रेजों का भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था, और फिर 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में होती है, जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया जाता है, और फिर गांधी जी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस जो कार्य समिति है वो 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लेती है, और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट हमारे कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवादी हमेशा बना रहेगा, तो ये कहे थे कराची अधिवेशन 1931 में। और कराची अधिवेशन 1931 से एक और चीज़ याद रखिएगा कि इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पास किया गया था, और इसकी अध्यक्षता जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि किसने कहा था कि तिलक भारतीय अशांति का जनक है, तो ये कहा था वैलेंटाइन चिरोल ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और फिर इसी के कारण जो तिलक थे वो चिरोल के विरुद्ध मानहानि का मुकदमा लड़ने इंग्लैंड भी गए थे। नेक्स्ट हमारा कि माउंटबेटन योजना आधार बनी, तो माउंटबेटन योजना जो है वो देश के विभाजन की आधार बनी, और ये जो योजना है वो 3 जून 1947 को, और इसीलिए इसको 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा कि 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने तक चला था, तो कांग्रेस का जो शासन है वो 28 महीने तक चला था। नेक्स्ट है कि डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित है, तो वो है जस्टिस रनाडे।
नेक्स्ट हमारा कि आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत किया था। तो देखिए, अगर नेतृत्व पूछ दे तब आपका आंसर हो जाएगा भूला भाई देसाई के नेतृत्व में किया था। और जो अन्य वकील थे वो तेज बहादुर सप्रू, ये कैलाश नाथ काटजू, अरुणा असफ अली, ये सब थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टीबी सप्रू। नेक्स्ट है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्य परिषद से त्याग पत्र दे दिया था। तो वायसराय की कार्य परिषद से त्याग देने वाले थे सर शंकर नायर। अगर रविन्द्रनाथ टैगोर की अगर बात करते हैं तो इनसे भी याद रखिएगा, इन्होंने जलियांवाला बाग के विरोध में नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। नेक्स्ट है कि किसी जगह का स्थानीय समय जो है वो 6 प्रातः है, जबकि ग्रीनविच मीन टाइम जो है वो 3 बजे प्रातः है। उस जगह की देशांतर रेखा क्या होगी। तो देखिए 3 बजे प्रातः और 6 बजे की अगर बात करते हैं तो 3 घंटा का डिफरेंस है। 1 घंटा जो होता है वो 15 देशांतर के बीच 1 घंटे का अंतर होता है। तो 3 घंटे में 45 डिग्री देशांतर का अंतर होगा। और पूर्व में सूर्योदय पहले हो जाता है, इसलिए 45 डिग्री पूरब आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। तो ये होता है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित है। हल्दिया उड़ीसा, ये गलत है क्योंकि हल्दिया जो है वो पश्चिम बंगाल में है। जामनगर महाराष्ट्र, ये भी गलत है, जामनगर गुजरात में है। नुमालीगढ़ गुजरात, ये भी गलत है क्योंकि नुमालीगढ़ आसाम में है। और पनानगुड़ी तमिलनाडु, ये सुमेलित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एक एस्चुअरी बनाती है। तो ये जो बनाती हैं वो नर्मदा, तापी, माही, ये सब बनाती हैं। और बाद बाकी जो नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तापी। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। तो मानसून का आगमन जो है वो केरल में सबसे पहले होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री का नाम है पिनराई विजयन और यहाँ के गवर्नर का नाम है आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट है कि आयात एवं निर्यात पर कर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है। तो उसको जाना जाता है सीमा कर के नाम से। समान अर्थ में सीमा कर वह कर होता है जो सीमा पार करने पर लगाया जाता है या सीमा के भीतर आने पर लगाया जाता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।